अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमने पहला जो लेक्चर डिस्कस किया था उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात की थी। अब हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया को क्लासीफाई किस किस तरीके से किया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम 3 तरीक़ों से बैक्टीरिया को क्लासीफाई करेंगे। एक है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजिला और तीसरा है स्टेनिंग प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर हम बैक्टीरिया को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला जो हमारे पास है दैट इज शेप्स। शेप्स की बेसिस के ऊपर, फॉर्म की बेसिस के ऊपर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये चारों कैटेगरीज आप 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। पहले टाइप के बैक्टीरिया जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ये कहलाते हैं कोकाई। कोकस या कोकाई जो है ये राउंडेड बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होता है। तो दीज बैक्टीरिया आर स्फेरिकल, ये शेप होता है इस बैक्टीरिया का स्फेरिकल, एंड दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी इनके पास लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला मौजूद नहीं होता, यानी ये खुद से लोकोमोट नहीं करते। ये डिपेंडेंट होते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, जहाँ पर इन्हें हवा ले जाए, जहाँ पर इन्हें पानी ले जाए, वहाँ जाते हैं। दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड। अच्छा, अब इस सर्कुलर बैक्टीरिया की, इस स्फेरिकल बैक्टीरिया की, इस कोकाई की मल्टीपल वैरायटीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपको सिंगुलर बैक्टीरिया नज़र आ रहा है, अकेला, ठीक है, सिंगल नज़र आ रहा है, इसके साथ कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सो दिस इज़ अ मोनोकोकस। ठीक है, मोनोकोकस का मतलब ये सिंगल है। अगर ये नज़र आ रहा है अपने स्पाउस के साथ, ये 2 बैक्टीरिया एक साथ जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, सर्कुलर बैक्टीरिया, सो दिस इज़ नोन एज डिप्लोकोकस। ठीक है, इट इज़ अ पेयर ऑफ कोकाई। अगर आपको नज़र आ रहा है ये चेन के अंदर, ठीक है, लड़कों का एक ग्रुप है, ये बैक्टीरिया की एक लंबी सी चेन आपको नज़र आ रही है, सो दिस इज़ नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो का मतलब जो है ये चेन होता है। अगर ये 4 का बंडल है, 4 का ग्रुप जो है ये सर्कुलर बैक्टीरिया का नज़र आ रहा है, सो दिस इज़ नोन एज टेट्राड। टेट्राड के अंदर 4 कोकाई होते हैं। 4 की जगह अगर 8 हैं क्यूब की शक्ल में, जिस तरह आइस क्यूब्स होते हैं, ये 4 सामने से नज़र आएंगे, 4 आपको ये पीछे नज़र आएंगे। तो ये 8 का अगर एक क्यूब बना हुआ है, सो दिस इज़ नोन एज सार्सिना। और अगर ये ग्रेप्स की तरह की अरेंजमेंट है इनकी, जिस तरह ग्रेप के अंदर इस तरह का बंच होता है, ठीक है, ऊपर ज़्यादा है फिर नीचे कम है, ये जो अरेंजमेंट है गुच्छे की शक्ल में जो होते हैं, दे आर नोन एज स्टेफिलोकोकस। तो ये कोकाई की डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितने सेल्स जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं और किस अरेंजमेंट के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया। ये रॉड शेप बैक्टीरिया जो हैं ये कहलाते हैं बैसिलाई। अगेन सिंगल अगर है तो ये खाली बैसिलस कहलाता है, ठीक है, मोनोबैसिलस कह लें या खाली बैसिलस कह लें। अगर ये 2 एक साथ लगे हुए हैं, ये एक बैसिलस है और ये दूसरा बैसिलस है, ये छोटा हो गया बेचारा, ये 2 बैसिलस हैं, तो ये डिप्लोबैसिलस कहलाता है। ठीक है, इट इज़ अ पेयर ऑफ बैसिलाई। और अगर एक लंबी सी चेन है जिसके अंदर बहुत सारे बैसिलाई लगे हुए हैं, तो ये कहलाता है स्ट्रेप्टोबैसिलस। एक और आपकी बुक के अंदर मिल जाएगी आपको, 4 बैसिलाई जो हैं वो एक साथ लगे हुए हैं, दिस इज नोन एज अ पैलिसेड। मैं दिखाता हूँ अभी। देन वी हैव अनदर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, बैसिलाई के बारे में क्या दिया? रॉड शेप, पेयर्स में हो सकते हैं, चेन में हो सकते हैं, डिप्लोबैसिलस, एंड दे मे बी फ्लैजिलेटेड। कोकाई के बारे में तो आपको पता है, दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड। बैसिलाई जो हैं इनमें कुछ ऐसे होंगे जिनमें फ्लैजिला होगा लोकोमोशन के लिए, और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होगा। देन थर्ड कैटेगरी हमारे पास है स्पाइरला। स्पाइरल जो होते हैं ये स्पाइरल शेप होते हैं या कॉइल होते हैं, कॉर्क स्क्रू जिस तरह का होता है, जिस तरह स्क्रू के अंदर ये बने हुए होते हैं। ठीक है, एक स्क्रू जो होता है इस तरह का स्क्रू होता है, इसके ऊपर आपको यहाँ नज़र आ रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज स्क्रू शेप जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे पास स्पाइरला कहलाते हैं। ये सारे बैक्टीरिया जो हैं ये मैं एक करके अभी आपको दिखाता हूँ, एक्चुअल डायग्राम्स भी दिखाऊंगा। एंड द लास्ट वन इज विब्रियो। ये चौथी वैरायटी होती है बैक्टीरिया की, विब्रियो या कॉमा। कॉमा से समझ आ रहा है, ये कॉमन शेप बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास भी फ्लैजिला हो सकता है। तो ये जो फ्लैजिला आपको नजर आ रहा है, इसकी एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है विब्रियो कॉलरा। ये आप चैप्टर नंबर 12 के अंदर न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है उसमें एक बीमारी पढ़ेंगे जिसे कॉलरा कहते हैं, तो वो इस बैक्टीरिया से होती है जिसे विब्रियो कॉलरा कहा जाता है। अब पहले मैं आपको आपकी बुक की डायग्राम दिखा दूं। ठीक है, तो ये माइक्रोकोकस नहीं है, ये मोनोकोकस है। ठीक है, सिंगल सिंगल आपको नजर आ रहे हैं। ये डिप्लोकोकस है, 2 नजर आ रहे हैं। ये टेट्राकोकस या टेट्राड जिसे कहा है, 4 एक साथ हैं। ये आपके पास सार्सिना है जिसके अंदर 8 हैं। ये आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस है जिसमें लंबी सी चेन है, और ये अंगूर के गुच्छे की तरह स्टेफिलोकोकस है। ये सिंगुलर बैसिलस है, रॉड शेप। ये डिप्लोबैसिलस है, ये स्ट्रेप्टोबैसिलस है, और ये 4 एक साथ है, दिस इज नोन एज अ पैलिसेड। ये स्पाइरला है। ठीक है, स्पाइरला इस तरह के स्क्रू शेप बैक्टीरिया होते हैं, एंड दीज आर विब्रियो, जिसके अंदर जो ये कॉमा शेप बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये फ्लैजिला मुझे नजर आ रहा है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है, इसको छोड़ दें। तो एक एक करके ये शेप्स देख लें। ये एक्चुअल माइक्रोस्कोप की डायग्राम है। ये जो छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, ये हमारे पास कोकाई होते हैं, सर्कुलर से बैक्टीरिया। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर आपको नज़र आ रहा है, गुच्छे बने हुए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है,
अच्छा, ये हमारे पास बैसिलाई होते हैं, ये छोटे छोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो क्लियर नजर आ रहा है, बट ये एक्चुअल डायग्राम है जिस तरह की ये क्लियरली नजर आते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे रॉड लाइक स्ट्रक्चर. सो दीज आर बैसिलाई, ये लंबी लंबी चेन्स के अंदर आपको नजर आ रहे हैं. दिस इज स्ट्रेप्टोबैसिलस. देन वी हैव स्पाइरला. ये अगर आपको डायग्राम नजर आ रही हो, सो दिस इज एक्चुअली स्पाइरला. ठीक है, ये इस तरह के स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, कहीं और इन्होंने नहीं दिखाई हुई. ये जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर स्पाइरला. एंड द लास्ट वन इज विब्रियो. ये जो कॉमन शेप बैक्टीरिया हैं जिसके साथ फ्लैजिला लगा हुआ है. समवॉट ये नज़र आ रहे हैं कि ये उनकी तरह के हैं, बैसिलस की तरह के हैं, लेकिन ये थोड़े से कॉइल्ड हैं. बैसिलस जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रॉड की तरह होते हैं. ये जो हैं ये कॉइल्ड हैं, कॉमा की तरह के हैं, जिसके अंदर फ्लैजिला अटैच हुआ हुआ है. सो दीज आर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. इस तरह से बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स. अब सवाल ये है कि बैक्टीरिया को इस तरह से क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को एक्चुअली क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल होता है. उसका रीज़न क्या है कि बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल होती है. अब देखिए, यूजुअली जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 5 के अंदर, आपने पढ़ा था कि जो बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का वो स्पीशी होता है, और स्पीशीज़ को मिलाकर आप क्लोजली रिलेटेड स्पीशी को मिलाकर जीनस में रखते हैं, फिर जीनस को फैमिली में रखते हैं, फिर ऑर्डर में रखते हैं. लेकिन बैक्टीरिया को आप स्पीशी में क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीशी का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि ऐसे मेंबर्स जो आपस में क्या कर सकें, इंटरब्रीड कर सकें, रिप्रोडक्शन कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें, वो एक स्पीशी कहलाता है. अब उसके लिए लाजिम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो. बैक्टीरिया में होती ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो जो स्पीशी की डेफिनेशन है वो बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई नहीं होती. तो बैक्टीरिया को डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट तरीकों से क्लासीफाई किया जाता है. एक तरीका हम देख चुके हैं शेप्स, एक तरीका लोकोमोशन, पिगमेंट है, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हैं, और अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज है. हमने यहाँ 3 चीज़ों की बात करनी है. एक शेप की जो हम कर चुके हैं, दूसरी अब हम बात करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला. तो फ्लैजिला की बेसिस पे बैक्टीरिया को 5 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया जाता है. बहुत आसान है. ये हमारे पास एक बैक्टीरिया का सेल है. क्या इसमें कोई फ्लैजिला नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा. तो बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला जो है ये कहलाते हैं एट्राइकस. ट्राइकस का वर्ड समझ लें, फ्लैजिला के लिए है, और ए का मतलब है विदाउट. अगर इसी बैक्टीरिया के अंदर एक जगह पे आपको एक फ्लैजिला नजर आ जाए तो ट्राइकस के आगे लगा देंगे मोनो, एक फ्लैजिला. अगर ये आपको एक पॉइंट के ऊपर बंडल नजर आ जाए, पहले एक था, अब एक पॉइंट के ऊपर, एक पोल के ऊपर बंडल नजर आ रहा है, तो दिस इज नोन एज लोफोट्राइकस. ठीक है. अगर आपको ये बंडल दोनों तरफ नजर आए, इस तरफ भी बंडल नजर आए और इस तरफ भी बंडल नजर आए, सो दिस इज नोन एज एम्फीट्राइकस. एम्फी का मतलब होता है डुअल, तो ये दोनों तरफ आ गया. और अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर आपको हर तरफ फ्लैजिला नजर आ रहे हैं, यानी पूरी बॉडी के ऊपर, पूरे सेल के ऊपर हर तरफ फ्लैजिला निकले हुए हैं, सो दिस इज नोन एज पेरीट्राइकस. पेरीट्राइकस, पेरी का मतलब होता है अराउंड. ठीक है. तो ये बैक्टीरिया जो है इसके अराउंड हर तरफ से, किसी एक पॉइंट पर नहीं है, हर तरफ से फ्लैजिला निकले हुए हैं. सो दिस इज कॉल्ड पेरीट्राइकस. तो ये क्लासिफिकेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला. इसको देख लेते हैं यहाँ पे. विदाउट एनी फ्लैजिला क्या कहलाते हैं? एट्राइकस. उसके बाद अगर एक सिंगुलर पोलर फ्लैजिला में एक तरफ फ्लैजिला है, सिंगल मोनोट्राइकस. अगर एक बंडल है तो लोफोट्राइकस. अगर दोनों तरफ बंडल है तो एम्फीट्राइकस. और अगर चारों तरफ फ्लैजिला हैं तो ये कहलाता है पेरीट्राइकस. ज़्यादातर बैसिलाई जो होते हैं, रॉड शेप और स्पाइरल जो होते हैं, ठीक है, इनके पास फ्लैजिला होता है. बाकी कोकाई के पास तो होता ही नहीं है, और विब्रियो के पास भी फ्लैजिला जो है वो मौजूद होता है. तो 2 तरह से क्लासीफाई कर लिया. एक छोटी सी क्लासिफिकेशन और है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया जाता है एक बहुत बड़े ग्रुप में, जिसे कहते हैं यू बैक्टीरिया. ये कहलाते हैं ट्रू बैक्टीरिया, ये मॉडर्न बैक्टीरिया हैं. और एक बैक्टीरिया वो हैं जो ओल्ड बैक्टीरिया हैं, एंशिएंट पुराने बैक्टीरिया हैं, इन्हें कहा जाता है आर्के बैक्टीरिया. इनके दरमियान बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक डिफरेंस हम डिस्कस कर चुके हैं. सेल वॉल दोनों के पास होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल के अंदर जो मॉलिक्यूल पाया जाता है वो है पेप्टाइडोग्लाइकन. इनकी सेल वॉल के अंदर ये पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है. तो ये बात आपने याद रखनी है कि यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया के अंदर एक डिफरेंस जो है वो आपने ज़रूर याद रखना है. वो है कि आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाया जाता. अब आ जाते हैं इस छोटे से पॉइंट के ऊपर. इसके ऊपर थोड़ी सी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ. ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का वर्ड जो है ये आपने पिछली वीडियो के अंदर सुना हुआ है. क्रिश्चियन ग्राम जो है ये एक अदद बंदा था कि जिसने बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने के लिए कलर्स का इस्तेमाल किया. तो इसने बैक्टीरिया को डिवाइड किया 2 तरह के ग्रुप्स के अंदर. एक इसने कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये पर्पल कलर लेते हैं, और दूसरे बैक्टीरिया वो हैं जिन्हें कहा जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये पिंक कलर लेते हैं. अब ये होता क्या है, इसको डिस्कस करते हैं. ये जो पर्पल कलर है, इसका जो नाम है, पर्पल कलर जो डाई है जो इस्तेमाल की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मिथाइलिन ब्लू.
दिस इज मिथाइलिन ब्लू। और ये जो पिंक कलर वाली डाई है दिस इज नोन एज सैफरनिन। ठीक है, जिस तरह आपके घर में नील होती है ना, तो उस नील का एक नाम होता है, रॉबिन नाम होता है आई थिंक, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये जो नीला कलर है इसका नाम है, पर्पल कलर है इसका नाम है मिथाइलिन ब्लू, और ये जो पिंक कलर है इसका नाम है सैफरनिन। तो हमारे पास स्टेनिंग का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह का है। ये हमारे पास इस तरफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये हमारे पास इस तरफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ये दोनों इस वक्त कलरलेस मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्लाइड है और इस स्लाइड के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव है, कुछ ग्राम नेगेटिव है। अभी हमें नहीं पता कौन ग्राम पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, क्योंकि सारे के सारे कलरलेस हैं। तो सबसे पहले इनके ऊपर डाला जाता है एक कलर, एक डाई डाली जाती है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टल वायलेट। तो क्रिस्टल वायलेट हो या मिथाइलिन ब्लू हो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों अलग अलग डाई हैं, दोनों इस्तेमाल की जाती हैं ग्राम स्टेनिंग के अंदर। तो क्रिस्टल वायलेट या मिथाइलिन ब्लू जो है इनके ऊपर डाली जाएगी, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं ब्लू कलर आ गया है दोनों के अंदर। दोनों ने ये डाई एब्जॉर्ब किया, तो दोनों पूरी की पूरी आबादी जो है वो आपको ब्लूइश नजर आने लगी है। उसके बाद ट्रीट किया जाता है इन दोनों को आयोडीन के साथ। अब आयोडीन जो है वो इसके साथ मिलकर एक अदद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से ये फिक्स हो जाता है। ये फिक्सेशन स्टेप कहलाता है, जिसकी वजह से ये आपको पर्पलिश से नजर आने लगा है। अच्छा, अब उसके बाद क्या किया जाता है, इसको अल्कोहल के साथ वॉश किया जाता है। जब अल्कोहल के साथ वॉश किया तो आपने देखा कि इस वाले सेल के अंदर से ये पर्पल कलर नहीं गया, जबकि इस वाले सेल के अंदर से पर्पल कलर चला गया और ये दोबारा से कैसा हो गया, ये दोबारा से कलरलेस हो गया। तो जिन बैक्टीरिया के सेल्स ने पर्पल कलर अपना लूज नहीं किया ये कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने अपना पर्पल कलर यूज कर लिया ये कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव। इसके बाद क्या किया जाता है, एक और स्टेन डाला जाता है जिसे हम कहते हैं सैफरनिन। ये पिंक कलर का स्टेन होता है। तो जिनके पास पर्पल कलर है वो तो पर्पल ही रहेंगे, जिन्होंने कलर लूज कर दिया था वो ये वाला कलर ले लेते हैं और हम इन्हें कहते हैं कि दीज आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये डिफ्रेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स दे आर टेकिंग। एक ग्राम पॉजिटिव है जो पर्पल कलर लेते हैं, छोड़ते नहीं है, एक ग्राम नेगेटिव जो पर्पल कलर लेकर छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर दूसरा कलर लेते हैं जिसे हम कहते हैं सैफरनिन। अब इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न आ जाता है दोबारा से सेल वॉल के ऊपर। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर हमने पहले भी डिस्कस किया है लेक्चर 1 के अंदर। हमने देखा था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं कि जिनके पास मल्टीपल लेयर्स मौजूद होती हैं, किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकिन की। तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकिन की मल्टीपल लेयर्स हैं, जब इनके ऊपर डाला जाता है मिथाइलिन ब्लू या क्रिस्टल वायलेट डाला जाता है, पहला कलर जो पर्पल कलर है, तो वो बहुत डीप चला जाता है और वो डीप जाके अंदर हर स्पेस के अंदर जाकर बैठ जाता है। तो जब इसको अल्कोहल से वॉश किया जाता है तो ये कलर पूरा का पूरा बाहर नहीं आता और ये स्टिल आपको नज़र आते हैं पर्पल। अगर बहुत ज़्यादा देर तक अल्कोहल छोड़ दिया जाए तो ये भी कलरलेस हो जाएंगे। ये बात याद रखने वाली है। ऐसा नहीं है कि अगर अल्कोहल को घंटों तक छोड़ दिया जाए तो ये नहीं जाएंगे। अल्कोहल अगर थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ दिया जाए तो ये भी वॉश आउट हो जाता है, लेकिन जितनी देर में हमें पता लगाना होता है उतनी देर में ये वॉश आउट नहीं होते, ये पर्पल ही रहते हैं। जबकि इनके पास चूँकि पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर्स कम है, बहुत कम है, इसकी वजह से इनके पास जो कलर जाता है वो फिर अल्कोहल से वॉश आउट हो जाता है, वापस चला जाता है, तो ये दोबारा से कलरलेस हो जाता है। तो ये कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव, जो कलरलेस हो जाएंगे अल्कोहल से वॉश करने पे, और जो नहीं होंगे, जो अपना कलर रिटेन रखेंगे बिकॉज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन, मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन, ये कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव। और ये चूंकि कलरलेस हो जाते हैं, फिर आप इन पे कोई भी कलर डालेंगे ये वो कलर ले लेंगे। तो चूंकि यहाँ हम पिंक कलर डालते हैं तो ये पिंक कलर ले लेते हैं, ये कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब सवाल ये है कि ये कोई बच्चों की ड्राइंग बुक तो है नहीं कि जिसको कलर किया जा रहा है, फ़ायदा क्या है इस ग्राम स्टेनिंग का, फ़ायदा क्या है, कलर्स में डिफ्रेंशिएट करने का फ़ायदा क्या है, मतलब क्यों करें हम दो ग्रुप में डिवाइड बैक्टीरिया को कि भाई ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव हो जाने से क्या हो जाता है, तो देखिए ये जो स्टेनिंग वाला प्रोसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ डॉक्टर। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आपको ये वाले बैक्टीरिया कॉज करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कॉज करते हैं, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कॉज करते हैं। अब जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो मेनली कवर करती हैं ग्राम पॉजिटिव को, यानी इनको किल करती हैं, ग्राम नेगेटिव के ऊपर उनका कोई खास असर नहीं होता। और कुछ एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो ग्राम नेगेटिव के ऊपर असर रखती हैं, ग्राम पॉजिटिव के ऊपर नहीं रखती। तो अगर डॉक्टर को ये पता हो कि जो बीमारी हो रही है वो किस बैक्टीरिया से हो रही है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव से, तो वो आपको अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दे सकता है। यूजुअली हमें पता होता है, डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी बीमारी कौन से बैक्टीरिया से होती है और उसके खिलाफ कौन सी एंटीबायोटिक असर करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बीमारी के साथ आते हैं जिसके बारे में आइडिया नहीं है कि ये किस तरह के बैक्टीरिया से हो रही है, तो ये टेस्ट करवाने के लिए भिजवाया जाता है कि बैक्टीरिया कौन सा है। तब तक आपको जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो दी जाती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम।
ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो होती है जो मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को मिलकर कवर करती है, बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने की एबिलिटी रखती है। और एक बार जब टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है और पता लग जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो फिर खास उस पर असर करने वाली एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती है। तो ये जो ग्राम स्टेनिंग है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवीजन है, ये बेसिकली ट्रीटमेंट के अंदर हेल्प करती है डॉक्टर को। तो इस तरह से हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं। हमने 3 तरह से क्लासीफाई किया, शेप की बेसिस के ऊपर, फ्लैजिला की बेसिस के ऊपर और स्टेनिंग की बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट हम क्लासीफाई करेंगे बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर। रिप्रोडक्शन के हम टाइप्स देखेंगे बैक्टीरिया में, रेस्पिरेशन की बेसिस के ऊपर हम क्लासीफाई करेंगे और न्यूट्रिशन की बेसिस के ऊपर।